हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स मैच में जितने भी सारे टॉकिंग पॉइंट्स थे उसको लेके और मैनचेस्टर यूनाइटेड का लेटेस्ट जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स है उसको लेके। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स जो मैच था, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रीमियर लीग में पहला मैच था, वो मैच हम लोगों ने 1-0 से जीत लिया। हाँ, बहुत ही घटिया खेले हम लोग। जो परफॉर्मेंस था वो सच में ही पैथेटिक परफॉर्मेंस था और हम लोग कुछ हद तक लकी भी थे टू गेट अवे विथ 3 पॉइंट्स। ये तो सबको ही मालूम है, लेकिन मैं कुछ चीजों को एड्रेस करना चाहता हूं। तो 1 बाय 1 सारी चीज में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं जो कि बहुत ही नाखुश है इस परफॉर्मेंस से, जो कि होना भी चाहिए जैसा मुझे भी लग रहा है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और कुछ लोग तो सोशल मीडिया में एरिक टेन हैग के बारे में भी बहुत कुछ बोलना चालू कर दिया। तो ये सारा चीज क्यों हो रहा है उसको हम लोगों को पहले समझना होगा बिफोर क्रिटिसाइजिंग इट, और उसके बाद क्या क्या हम लोगों को करना होगा बेहतर उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही लैकलस्टर परफॉर्मेंस था, वो बहुत ही बेकार सा परफॉर्मेंस था, ये बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोगों को समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, ये जो मैच था ये हम लोगों के सीजन का सबसे पहला मैच था। तो पहले मैच में कुछ प्लेयर्स रस्टी लगेंगे, कुछ प्लेयर को देख के लगेगा कि उन लोगों का मैच फिटनेस नहीं है, वो लोग ज्यादा पिच पे जो वर्क रेट है वो बहुत ही कम है, जो कि सच भी है। प्री सीजन में जितने भी सारे मैचेस हुए उसमें हम लोग का ये जो फर्स्ट 11 था वो एक ही मैच में 90 मिनट्स खेले और उसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं खेले, क्योंकि हर प्लेयर को ट्यून अप करने के लिए, हर प्लेयर को वैसा टॉप नॉच परफॉर्मेंस देने के लिए एक सर्टेन मैच फिटनेस की जरूरत होता है। तो वो कुछ प्लेयर में अभी भी नहीं है। तो ये तो गया आपका एक एस्पेक्ट। इसके बाद दूसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं जो कि आपका टीम सिलेक्शन। तो टीम सिलेक्शन देख के कुछ लोग शायद थोड़ा हैरान हुए थे कि क्यों मेसन माउंट के साथ एरिक टेन हैग शुरू कर लिया। जो प्लेयर आपका लास्ट ईपीएल में जो मैच शुरू किया था वो था आपका लास्ट फरवरी में। तो उसके बाद मेसन माउंट का ये आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए डेब्यू भी है और वो एक ईपीएल का मैच स्टार्ट भी किया उसके साथ। तो देखिए, एरिक टेन हैग जब मेसन माउंट को खरीदा उसके बाद प्री सीजन में एरिक टेन हैग मेसन माउंट को जितना ज्यादा हो सके उतना फर्स्ट 11 में यूज करने की कोशिश की, क्योंकि ये चीज तो साफ है कि अगर मेसन माउंट को हम लोग लाते हैं तो मेसन माउंट हम लोगों का फर्स्ट 11 प्लेयर ही बनेगा और उस हिसाब से उसको सिस्टम में जेल करना है। तो देखिए, जब फॉर्मेशन निकला तो उस फॉर्मेशन में तो कैसेमीरो आपका सिंगल पिवट खेल रहा था और सामने आपका मेसन माउंट और ब्रूनो फर्नांडिस दोनों था और इन दोनों का आपका डुअल रोल था। मतलब ये दोनों में से कोई एक कभी नंबर 8 पोजीशन में खेलेगा, कभी कोई एक नंबर 10 पोजीशन में खेलेगा। तो अगर आप ऐसे सिस्टम में जाते हो जहां पे आपका सिंगल पिवट में डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहा है और ऊपर आपका डुअल रोल में 2 नंबर 8 या 2 नंबर 10 जो भी बोले वो खेल रहा है, तो इसमें आपका जो सीडीएम होता है उसका वर्क रेट बहुत हाई होना चाहिए और वो सीडीएम को एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस डिलीवर करना पड़ता है ऑन द पिच। क्योंकि अगर आप डुएल्स मिडफील्ड में नहीं जीतते हो या फिर स्लॉपी पासिंग के वजह से बॉल हियर एंड देयर लूज करते हो तो ओपोनेंट टीम काउंटर अटैक पे आपके ऊपर हावी हो सकता है, और जो कि हुआ भी, क्योंकि कैसेमीरो का जो परफॉर्मेंस था वो सब पार भी नहीं था, वो बहुत ही बुरा था। अगर कैसेमीरो का परफॉर्मेंस अपलिफ्ट नहीं होता तो ये वाले सिस्टम में जाते हुए हम लोग को बहुत ही दिक्कत हो सकता है। क्योंकि यहां से ही मेरा दूसरा पॉइंट आता है कि मेसन माउंट को ये वाले टीम में जेल होने में, ये सिस्टम में एडप्ट करने में और अपने चारों तरफ जितने भी प्लेयर्स हैं उनके साथ एक अच्छा केमिस्ट्री बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सोशल मीडिया में माउंट को लेके बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि इसको खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है, मेसन माउंट कैसे शुरू कर दिया। तो वो लोगों को मैं यही चीज बोलना चाहता हूं कि मेसन माउंट आपका वैसा प्लेयर नहीं है कि वो आते ही आपका परफॉर्म करना चालू कर देगा, और ऐसा हो नहीं सकता है। रियलिस्टिकली आपको एक सिस्टम में फिट इन करना होता है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप होता है हर एक प्लेयर के साथ। और इसमें मेसन माउंट का अकेला गलती नहीं है, क्योंकि ब्रूनो का भी पासिंग बहुत स्लॉपी था। तो सबको मालूम है अगर ब्रूनो अच्छा खेलता है तो ही मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ब्रूनो के ऊपर हम लोग का ये जो डिपेंडेंसी है ये बहुत ज्यादा है। अगर ब्रूनो अच्छा पासेस नहीं करता और ब्रूनो अगर अच्छा नहीं खेलता तो हम लोग का परफॉर्मेंस वैसे ही बहुत डाउन हो जाता है। तो ये वाला मैच की अगर बात करें तो हम लोग के मिडफील्ड में तो कोई बॉल कंट्रोल नहीं
नहीं था। हम लोग का एक ही मकसद था कि हम लोग स्क्वायर पास खेल रहे थे और उसके बाद क्रॉसेस। लेकिन क्रॉसेस का क्या मतलब है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग का वो क्रॉस फिनिश करने के लिए जो जैसा प्लेयर की जरूरत है वैसा प्लेयर हम लोग के फर्स्ट 11 में था नहीं, क्योंकि हम लोग के पास एक प्रॉपर नंबर 9 है नहीं। और मार्कोस राशफोर्ड एट टाइम्स कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ बात बन नहीं रहा था, क्योंकि जब हम लोग के पास ज्यादा पोजीशन रहता था तब वुल्व्स बहुत लो ब्लॉक खेलता था। और अगर लो ब्लॉक टीम के साथ आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, वो ब्लॉकिंग आपको तोड़ना है, तो आपका पोजीशनिंग आपका टॉप नॉच होना चाहिए। और उसके साथ साथ ऐसा प्लेयर का भी जरूरत है जो वो लो ब्लॉक में पेनिट्रेट कर सके, वो आपका थ्रू पोजीशनिंग हो या फिर किसी दूसरे प्लेयर के साथ 1-2 पासिंग करने के बाद हो। तो वैसा प्लेयर हम लोग की टीम में अगर कोई है तो वो है जेडन सैंचो। तो देखिए, जब जेडन सैंचो सेकेंड हाफ में आया उसके बाद हम लोग के गेम थोड़ा बेहतर हुआ। जेडन सैंचो को देख के लगा कि उसका इंटेंट जो है वो सही है, और सेकेंड हाफ में हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बेहतर हुआ कुछ कुछ एस्पेक्ट में, क्योंकि जब सेकेंड हाफ में हम लोग मेसन माउंट को निकाले और एरिक्सन को लाया तो हम लोगों का मिडफील्ड में कंपोजर आ गया। क्यों? क्योंकि एरिक्सन ये वाले सिस्टम में यूज्ड टू है। इसी का बात ही मैं कर रहा था कि मेसन माउंट को ऐसा यूज टू होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग के मिडफील्ड में जो परफॉर्मेंस है वो लेवल अप होगा, जो एरिक टेन हाग चाहता है। लेकिन उसके लिए आपका दूसरे जो प्लेयर्स हैं, मतलब मेसन माउंट के आसपास जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भी अच्छा खेलना होगा। लेकिन ये वाले मैच में हम लोग का जितने भी सारे प्लेयर्स थे वो लोगों का पोजीशनिंग उतना अच्छा नहीं था, इसलिए पासिंग भी अच्छा नहीं हो रहा था, और उसके साथ साथ स्लॉपी पासिंग भी हो रहा था, और ओपोनेंट हाफ में बहुत पूरी तरीके से बॉल लूज कर रहे थे। और इसके साथ क्या हुआ कि हम लोग जब हाई लाइन खेल रहे थे उस टाइम पे उस काउंटर अटैक पे हम लोग के ऊपर चल रहा था, और मैच में बहुत बार ऐसा हुआ कि मैथ्यूस कूना जो है वो आपका सिंगल हैंडेडली उनके हाथ से बॉल अकेला लेके हम लोग के बॉक्स तक आ गए, और हो ही सकता है कि उनमें से 1-2 गोल हो भी जाता। ये चीज आप अलाउ नहीं कर सकते। आप गंदा खेल सकते हो लेकिन आप कोई प्लेयर को ऐसा फ्री रन अलाउ नहीं कर सकते। आपको वो चीज ब्लॉक करना ही है एट एनी कॉस्ट। ये मैच में एक चीज तो साफ साफ पता चल गया कि हम लोग का जो वर्क रेट था वो बहुत ही कम था, इसलिए हम लोग पेस में भी कोप अप नहीं कर पा रहे थे वुल्व्स जैसा टीम के साथ। देखिए, मैच में जो रिजल्ट आया और मैच में हम लोग जैसे खेले उसमें जो फैंस है वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे ही, क्योंकि अगर आप इतना सारा पैसा खर्च करते हो और उसके बाद आप एक ठीक ठाक टीम बनाते हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वुल्व्स जैसा टीम को हम लोग 2-0 या 3-0 से हराए। लेकिन अगर आप पिछले 10-11 मैचेस का हिस्ट्री देखोगे वुल्व्स के साथ तो हर मैच ही बहुत ही क्लोज मैच रहा, और हम लोग एक ही बात शायद 2-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन से जीते, और हर बार अगर जीते तो 1-0 करके ही जीते, और अगर हारे भी तो 1-0 ही हारे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोग लास्ट 10 मैच में हार्डली 10 गोल स्कोर किए हैं अगेंस्ट वुल्व्स। तो इसीलिए ये मैच शुरू होने से पहले मेरा एक्सपेक्टेशन उतना हाई नहीं था, क्योंकि देखिए ये सीजन का पहला मैच है, और उसके साथ साथ मेसन माउंट के साथ एरिक टेन हाग शुरू किया तो मेसन माउंट को जेल इन करने में भी वक्त लगेगा, ये बात भी सच है। लेकिन जो स्लॉपी पासिंग आप कर रहे थे, जो आप लोग दौड़ नहीं रहे थे, वुल्व्स के प्लेयर आपको हर वक्त पेस में और फिजिकलिटी में बीट कर रहा था, ये चीज अनएक्सेप्टेबल है। ये चीज आप अगले मैच डे पे जब आप स्पर्स के साथ उतरोगे फील्ड में तो उस टाइम पे आप ये चीज एफर्ट नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपका होम क्राउड का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग का जो विद एंड विदाउट द बॉल हम लोग का जो वर्क रेट है उस पे और बेहतर काम करना होगा। कैसेमीरो को अपना परफॉर्मेंस बहुत ही लेवल अप करना होगा, क्योंकि विदाउट दैट कैसेमीरो हम लोग का जो मिडफील्ड है वो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस करेगा। एरिक्सन मिडफील्ड में अगर आता है तो वो आपका एक कंपोजर लाएगा, लेकिन एरिक्सन का भी कुछ कुछ लिमिटेशंस है। तो अगर उस चीज को आप बेहतर करना चाहते हो और अगर मेसन माउंट और ब्रूनो के साथ आप वो फ्री रोल एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपका सिंगल पिवट में जो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर पोजीशन में जो प्लेयर है उसको बेहतर परफॉर्म करना ही होगा। तो देखिए, पहला मैच देखने के बाद हम लोग को एक चीज तो साफ साफ पता चल गया कि हम लोग को सोफियान अमराबाद या फिर ओनाना ऐसा कोई प्लेयर हम लोग को चाहिए मिडफील्ड में एज ए बैकअप ऑफ कैसेमीरो, क्योंकि कोबी माइनू हो सके
कि 2 या 3 महीने के बाद लौटे, उसके बाद उसको फर्स्ट टीम में आने में और भी कुछ हफ्ते लग जाएंगे। तो कोबी माइनो के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते। तो और स्कॉट मैकटोमिनी को लेके भी अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर स्कॉट मैकटोमिनी मैनचेस्टर यूनाइटेड में रह भी जाता है, वो आपका ऐसा टॉप नॉच परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, उसका भी बहुत सारा लिमिटेशंस है। तो इसीलिए कैसेमीरो को अपना जो परफॉर्मेंस है उसको लेवल अप करना ही होगा। और उसके साथ साथ अगर फर्स्ट हाफ से बात करें तो मुझे एंटोनी का परफॉर्मेंस बढ़िया लगा, क्योंकि एंटोनी ट्रैक बैक करता है और वो डिफेंसिव वर्क रेट उसका अच्छा है। जब गार्नाचो लेफ्ट हैंड साइड में खेलता है और मार्कोस राशफोर्ड आपका नंबर 9 पे, तो गार्नाचो का डिफेंसिव वर्क रेट उतना अच्छा नहीं है और उसका फिजिकलिटी में भी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए लुक शॉ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। और अगर और एक चीज आप देखें कि सेकेंड हाफ में हम लोग लिसांड्रो मार्टिनेज को फॉर येलो कार्ड इशू हम लोग उसको विड्रॉ कर लिए और उसके जगह विक्टर लिंडेलॉफ को उतारे। तो उससे क्या होगा, विक्टर लिंडेलॉफ प्लेड वेल, लेकिन लिसांड्रो मार्टिनेज एक बॉल प्लेइंग डिफेंसिव मिडफील्डर है, तो वो जो वैल्यू ऐड करता है आपका बॉल पासिंग करने में, ऊपर में पिच के ऊपर बॉल पासिंग करने में, वो जो वैल्यू एडिशन करता है वो चीज भी मिसिंग था। इसलिए जब हम लोग गोल स्कोर भी कर दिए उसके बाद भी वुल्व्स हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा था। वुल्व्स बहुत बार हम लोग के ऊपर अटैक कर रहा था और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप मैच के लास्ट 5 मिनट की बात करें तो उस टाइम पे वुल्व्स बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था और हम लोग वो प्रेशर को इनवाइट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग वो बॉल अच्छी तरह से क्लियर करके ऊपर एक रन नहीं बना पा रहे थे। तो ये सारे चीज जो है, ये सारे चीज को आपको बेहतर करना होगा। अगर आप मैच में कौन से प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया उसके रिगार्डिंग बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए मैन ऑफ द मैच आएगा आपका आंद्रे ओनाना और उसके साथ एरन वन-बिसाका। ये दोनों प्लेयर मुझे बहुत बढ़िया लगा मैच में। आंद्रे ओनाना अगर ना होते तो शायद हम लोग गोल कॉन्सीड कर लेते, और उसके साथ एरन वन-बिसाका आपका ऊपर नीचे हर वक्त हर जगह खेल रहा था और उसका डिफेंसिव वर्क रेट बहुत ही बढ़िया था। उसके साथ आपका राफेल वारान का नाम तो लेना ही होगा। राफेल वारान का डिफेंसिव वर्क रेट भी बहुत बढ़िया था और राफेल वारान ने हम लोग का बहुत जो क्रूशल गोल है वो भी स्कोर कर दिया। फर्स्ट हाफ के बिल्कुल एंड में राफेल वारान ने एक चांस मिस कर दिया था, लेकिन सेकेंड हाफ में वो जब चांस आया वो चांस पे उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया। हम लोग को लकीली एक गोल मिल गया, क्योंकि हम लोग मैच में कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे ओपोनेंट बॉक्स के सामने। हम लोग जाने के बाद हम लोग आसमान में ही खेल रहे थे और हम लोग का जो ग्राउंड पास था वो बहुत ही घटिया था, इसलिए कुछ बात बन नहीं रहा था। तो आपका जो ग्राउंड पासिंग एंड पोजीशनिंग है, इसको अगले मैच में जाते हुए आपका बेहतर करना ही होगा। और इसके साथ साथ आप अगर सेकेंड हाफ में जब सैंचो आए उसका भी बात करें तो सैंचो को देख के भी, जैसे मैंने पहले कहा, सैंचो का इंटेंट मुझे सही लगा। तो सैंचो जो कोशिश कर रहा था वो साफ साफ दिखने को मिला, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जब गार्नाचो खेल रहा था तो गार्नाचो भी कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्नाचो तभी वर्क करता है जब आप दूसरे टीम के साथ काउंटर अटैक पे खेल रहे हो। जब दूसरे टीम आपका लो ब्लॉक फुटबॉल खेल रहा है तो उस टाइम पे गार्नाचो उतना काम नहीं आता, क्योंकि उसका वो मैच्योरिटी लेवल अभी तक नहीं है। उस चीज के लिए हम लोग का सैंचो जैसे प्लेयर का ही जरूरत है। तो मेरे ख्याल से अगर अभी सीजन में आगे जाते हुए बहुत सारे मैचेस ऐसा होगा जहां पे ओपोनेंट जो है वो लो ब्लॉक खेलेंगे, तो उस टाइम पे मैं चाहूंगा कि सैंचो का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। और इसके बाद जो पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और नाखुश है, उन लोगों को मैं इस परफॉर्मेंस के बाद एक चीज बोलना चाहता हूँ, यू हैव टू लुक फॉर द पॉजिटिव्स आउट ऑफ दिस मैच। क्योंकि इस मैच में ज्यादा पॉजिटिव्स तो है नहीं। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो है आपका 3 पॉइंट्स। कि जब आप कोई मैच में अच्छा खेलते हो तो उस दिन आपका उस मैच में से पॉइंट निकालना बहुत ही आसान होता है। हालांकि जब आप खराब खेलते हो या फिर गंदा खेलते हो, उस मैच से आपका पॉइंट निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जिस दिन आप गंदा खेलते हो, जिस दिन आप बुरा खेलते हो, उस दिन भी अगर आप 3 पॉइंट निकाल पाते हो तो उस चीज के लिए आपको टीम को प्रेस करना ही होगा। अगर आप लोग सोचे तो लास्ट सीजन में भी हम लोग पहला वाला जो होम मैच था हम लोग का वो हम हारे थे। उससे पहले सीजन में ओले के अंडर हम लोग होम मैच जीते थे, फर्स्ट वाला जो मैच है। लेकिन उससे पहले वाला सीजन में भी ओले के अंडर हम लोग होम मैच, हम लोग का जो सीजन का पहला होम मैच था, हम लोग वो हार गए थे। अगर आप पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस देखें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग सीजन शुरू करते हैं बहुत ही घटिया तरीके से।
आइदर मैच हार के या फिर मैच को ड्रॉ करके। लेकिन नए सीजन में जाते हुए अगर आप 3 पॉइंट्स लेके आपका सीजन शुरू करते हो तो वो चीज बढ़िया है। हालांकि आपका परफॉर्मेंस खराब रहा है तो उस चीज को आप बेहतर कर सकते हो, तो उसको लेके आप लोग बात करो। इस सीजन का पहला मैच देख के ही इतना क्रिटिकल होने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 मैच जाने दो, उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे बहुत ही बेहतर होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे काउंटर पे आप लोग ये भी पॉइंट कह सकते हो, क्योंकि ये ईपीएल है, इस पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, स्टेक्स आर रियली वेरी हाई। तो अगर आप 2-3 मैच लगा देते हो एक प्रॉपर परफॉर्मेंस डिलीवर करने में, तो वो 2-3 मैच पे आप ऑलरेडी आपके जितने भी सारे टॉप कंटेंडर्स है उनसे आप पीछे चले जाते हो, क्योंकि वो टीम तो वो 2-3 मैच पे कोई पॉइंट लॉस नहीं करेंगे। तो यही आपका मेन चैलेंज है कि अगर आपका टीम अच्छा नहीं भी खेलता है फिर भी आपको किसी भी तरह से 3 पॉइंट निकालना ही है। हाँ, हम लोग लकी थे, अभी उसी पॉइंट में आएंगे जिसको लेके सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा राइवल्स ही बोल रहे हैं कि वारचेस्टर यूनाइटेड और समथिंग लाइक दैट। तो उन लोगों को लिए मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप लॉजिकली सोचो 38 मैचेस खेला जाता है एक सीजन में, तो उनमें से आपका कुछ कुछ मैचेस में ऐसा डिसीजंस आपके फेवर में जाएगा और कुछ कुछ मैचेस में ऐसा डिसीजंस आपके अगेंस्ट में जाएगा। तो एट द एंड ऑफ एवरी सीजन ये दो चीज कैंसिल आउट हो जाता है, ये दो चीज बैलेंस्ड आउट हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं ही आप लोगों को ये चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप पिछले 2 या 2.5 सीजन का आप स्टैट उठा के देख ले, क्योंकि मैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का हर एक मैच देखता हूं ना, तो आई कैन डायरेक्टली टेल यू कि अगर पिछले 2 या 2.5 साल का आप लोग कोई भी मैच उठा के देखे जहां पे ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हुआ है, वहां पे 10 में से 9 टाइम्स जो डिसीजंस है वो अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड गया है। इसके लिए हम लोग को सफर करना पड़ा है, बोथ इंग्लिश प्रीमियर लीग में, बोथ यूरोपा लीग में। तो बहुत सारे डिसीजंस हैं जो हम लोग के अगेंस्ट में गया है और बहुत ही कम डिसीजंस है जो हम लोग के फेवर में गया है, और ये जो रेशियो है ये हम लोग के लिए ही बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को लेके जितने भी सारे राइवल्स मैन हम लोग को मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा एक ही कहना है उन लोगों से, तो हम लोगों को मॉक करने से पहले अपना जो स्टैटिस्टिक्स है वो देख लो। क्योंकि अगर मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल और चेल्सी की बात करें तो पिछले 2 सीजन में उन लोगों के फेवर में बहुत सारे डिसीजंस हैं जो कि कुछ कुछ टाइम पे ज्यादा गए हैं और हम लोग के लिए बिल्कुल ही उल्टा हुआ है। तो अगर ये सीजन में जाते हुए पहले मैच में एक डिसीजन हम लोग के फेवर में जाता है और उसके वजह से हम लोग को 3 पॉइंट मिलता है, तो आई विल टेक इट एंड आई एम हैप्पी फॉर इट। क्योंकि अगर हम लोग को लास्ट कि 2 सीजन का हम लोग के साथ जो डिसीजंस हम लोग के अगेंस्ट में गया है उस चीज को आपको बैलेंस आउट करना है, तो इस सीजन में जाते हुए बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हम लोग के फेवर में जाना होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये इसके बदौलत ही आपको मैच जीतना पड़ता है या फिर इसके लिए ही आपका मैच में यही आपका सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा मानना ऐसा नहीं है। लेकिन जितने भी सारे लोग ऐसा बोल रहे थे तो ये मेरा सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन है उनको। इसको लेके मैं क्या मानता हूं ये मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आप हर एक सीजन पकड़ के चलो तो मेरा ख्याल से ये एंड में जाके बैलेंस आउट हो जाता है और दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। आप इसके ऊपर तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ना, तो आप इस पे कुछ कर नहीं सकते। हाँ, आप इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होके मैच नहीं खेल सकते, क्योंकि ये वाला जो मैच हुआ उसके साथ उसपे हम लोग घटिया थे, हम लोग बहुत ही बुरा खेले, तो इसीलिए हम लोगों को इसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा कि अगर वो पेनल्टी हो जाता तो शायद हम लोगों को 3 पॉइंट नहीं मिलता। तो उसके वजह से उसको पेनल्टी नहीं दिया गया, उसके लिए मैं खुश हूं। लेकिन अगले मैच में जाते हुए आपको परफॉर्म करना होगा और आपके दिमाग में ये चीज रखना होगा कि कभी कभार ये डिसीजंस आपके फेवर में जाएगा, कभी कभार ये डिसीजंस आपके अगेंस्ट में जाएगा, उसमें हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीज में हम लोग का कंट्रोल है वो है कि अच्छा खेलना, उसके ऊपर ही हम लोग को कंसंट्रेट करना होगा। तो देखते हैं अगले मैच वीक में स्पर्स के साथ, जो कि एवे मैच भी है, उसमें हम लोगों का फर्स्ट 11 कैसा रहता है। क्या एरिक टेन हैग मेसन माउंट को फिर से फर्स्ट 11 में स्टार्ट करेंगे या फिर उनके जगह पे एरिक्सन के साथ शुरू करेंगे।
क्या वो मार्कस राशफोर्ड को वापस से नंबर 9 पोजीशन में शुरू करेंगे या फिर एंथोनी मार्शियल को लाएंगे नंबर 9 में, और मार्कस राशफोर्ड जहां पे ज्यादा इफेक्टिव है वो है आपका लेफ्ट विंग, वहां पे उनको शुरू करेंगे। या फिर अगर मार्कस राशफोर्ड नंबर 9 में शुरू भी करता है तो क्या जेडन सैंचो को फर्स्ट 11 में चांस मिलेगा मैच शुरू करने के लिए? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग को देखना है, और हम लोग सारे लोग ये चीज में स्पेकुलेट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट मैच डे पे। और इसके बाद चलिए बात करते हैं जो लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनको लेके। तो देखिए, जैसे सब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को अब तक पता चल गया कि हैरी मैग्वायर का जो डील है वो ऑफ हो चुका है। हैरी मैग्वायर टू वेस्ट हैम, ये डील कोलैप्स हो गया, ये डील अभी नहीं होने वाला है। तो हाँ, मेरे तरह जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, ये न्यूज जब पहले आया था कि हैरी मैग्वायर टू वेस्ट हैम इज रियली हैपनिंग, हम लोग बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हाँ, आप लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन हो गया, और अभी वो चीज हम लोग शायद जिंक्स कर दिए। लेकिन अगर आप लॉजिकली बात करो तो ये चीज ना होने में बहुत सारा फैक्टर्स हैं। पहला जो फैक्टर है वो है हैरी मैग्वायर का सैलरी। हैरी मैग्वायर तो अपने सैलरी कम करके वो वेस्ट हैम में नहीं जाना चाहता। अगर वो जाएगा अपने सैलरी कम करके तो उसके लिए वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से पे कट मांग रहा है, जो कि मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता। इससे साफ साफ ये चीज पता चलता है कि हैरी मैग्वायर डजंट केयर अबाउट द फुटबॉल। हैरी मैग्वायर इज ओनली थिंकिंग अबाउट द मनी। अगर उसको फर्स्ट टाइम फुटबॉल में इंटरेस्ट होता तो वो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड से बाहर जाने के लिए कुछ भी कर रहा होता, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको ज्यादा सैलरी मिल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और दूसरी तरफ अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बात करो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का पॉइंट यही था कि हैरी मैग्वायर के लिए अभी भी जितना लेस्टर को देना अभी भी बाकी है, उसका जो 80 मिलियन डील हुआ था उसमें अगर आप देखो तो उसमें आपका सुनने में आ रहा था कि 26 मिलियन ऐसा कुछ अभी भी पे बाकी है। तो इसीलिए हैरी मैग्वायर को वो लोग मिनिमम आपका 30 मिलियन में ही बेचेंगे, क्योंकि 26 मिलियन तो आपका वैसे ही चला जाएगा लेस्टर को देने में। तो इसीलिए वेस्ट हैम का जो 30 मिलियन वाला बिड था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ और एक चीज था, वो है कि आपका हैरी मैग्वायर का एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट भी चाहिए था मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अनलेस एंड अनटिल मैनचेस्टर यूनाइटेड गेट दैट प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ हैरी मैग्वायर, मैनचेस्टर यूनाइटेड वोंट अलाउ हैरी मैग्वायर टू गो। इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड टोडिबो के साथ भी बातचीत कर रहा था, लेकिन टोडिबो को अगर हम लोग खरीदने जाते हैं तो हम लोग को मिनिमम 40 मिलियन देना होगा। तो इसीलिए टोडिबो के बाद हम लोग का जो सेकंड हम लोग का ऑप्शन था वो था आपका बेंजामिन पावर्ड, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि बेंजामिन पावर्ड 20 मिलियन के आसपास आ जाएगा। अगर मैग्वायर को हम लोग 30 मिलियन में बेचते हैं तो बेंजामिन पावर्ड को हम लोग बहुत ही आसानी से 20 या 21 या 25 मिलियन में ले आ सकते हैं। और बेंजामिन पावर्ड ऑल्सो लुकिंग फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू चैलेंज, तो बेंजामिन पावर्ड शायद आ जाता मैनचेस्टर यूनाइटेड में। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि बायर्न म्यूनिख बेंजामिन पावर्ड को 20-25 मिलियन में नहीं छोड़ना चाहता। वो लोग भी बेंजामिन पावर्ड के लिए मिनिमम 35 to 40 कोट कर रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड रियली कैन नॉट बाय अ सेंटर बैक दिस समर। तो ये प्रॉब्लम के लिए ही मुझे लगता है कि हैरी मैग्वायर वाला जो सिचुएशन है वो बहुत ही एब्रप्टली चेंज हो गया, और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अभी नहीं चाहता हैरी मैग्वायर को बेचना। तो इसीलिए हैरी मैग्वायर का जो सेल है वो अभी रुक गया। तो इसमें आपका दो फैक्टर है, एक आपका हैरी मैग्वायर का लैक ऑफ इंटरेस्ट टू मूव टू वेस्ट हैम, क्योंकि वहां पे आपका सैलरी कम है, इसलिए बंदा नेगोशिएट ही नहीं किया वेस्ट हैम के साथ, वो चुपचाप बैठा रहा। और वेस्ट हैम कितना दिन वेट करता, तो इसलिए वेस्ट हैम मूव ऑन कर गया अपने सेकंड टारगेट पे। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड हैरी मैग्वायर का एक सही रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाया, तो इसीलिए भी ये डील कुछ हद तक नहीं हुआ। और ट्रांसफर मार्केट के अभी आपका 2 हफ्ते के आसपास ही कुछ टाइम बचा है, तो इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि हैरी मैग्वायर के लिए कोई दूसरा क्लब आएगा और उसके बाद हम लोग वापस से रिप्लेसमेंट के लिए जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आपका सीजन चालू हो जाता है ना, तो तब हर एक क्लब को दिख जाता है कि अपना अभी भी जो पोजीशन में उनको बूस्टअप करना होता है। तो इसीलिए सारे टीम्स बहुत जल्दी एक्ट करना चालू करते हैं, क्योंकि ट्रांसफर विंडो भी खत्म होने को है और आपका दूसरा मैच डे भी आने को है। तो उससे पहले आप चाहोगे ही आपका जितने भी सारे इश्यूज अभी भी ऑनगोइंग है उसको आप एड्रेस करो। इसलिए वेस्ट हैम वेट नहीं किया, वेस्ट हैम अपने दूसरे टारगेट पे मूव ऑन कर गया। हम लोग के पास पैसा अगर होता तो हम लोग भी अपने दूसरे टारगेट पे मूव ऑन कर जाते। तो इसीलिए अभी अगर हम लोग बात करें स्कॉट मैकटोमिनी की, तो स्कॉट मैकटोमिनी तो वेस्ट हैम डील भी मुझे लगता है अभी नहीं होगा, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी जब तक
पाकेटा को साइन नहीं करता, वेस्ट हैम के पास उतना पैसा आएगा नहीं कि वेस्ट हैम मैकटोमिनी के लिए 40 मिलियन का जो प्राइस टैग है उसको मैच करे। तो मेरे ख्याल से अगर वेस्ट हैम टू मैनचेस्टर सिटी लुकास पाकेटा वाला डील जो है वो स्पीड अप हो जाता है तो उसी के बाद ही स्कॉट मैकटोमिनी टू वेस्ट हैम का डील हो सकता है। तो अभी ट्रांसफर मार्केट में मैनचेस्टर यूनाइटेड में सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है वो है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी सोफियान अमराबात के लिए कब जाएगा, या फिर अगर सोफियान अमराबाद के लिए नहीं जाता है तो क्या आमादू ओनाना के लिए जाएगा। तो ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए हम लोग को साफ साफ एक नंबर 6 तो चाहिए, क्योंकि अगर कैसेमीरो अच्छा ना खेले कोई मैच में तो हम लोग उसके जगह पे उसको खिला सकते हैं। जैसे कि सारे यूनाइटेड फैंस इसी चीज के लिए वेट कर रहे थे कि अभी 3 साइनिंग के बाद हम लोग के क्लब से कितने भी मेजर आउटगोइंग्स होंगे, तो उनमें आपका हैरी मैगवायर था, उनमें आपका डीन हेंडरसन था, उसमें आपका स्कॉट मैकटोमिनी भी था। लेकिन ये तीनों डील में अभी हैरी मैगवायर का डील तो मुझे लगता है कि ये गया, ये होगा नहीं। डीन हेंडरसन को लेके भी नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ कोई नया बातचीत हुआ, ऐसा कोई अपडेट आया नहीं। तो डीन हेंडरसन को लेके भी हम लोग अभी भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डीन हेंडरसन को लेके हम लोग क्या करेंगे। और उसके बाद स्कॉट मैकटोमिनी, तो देखते हैं अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड से कौन से प्लेयर का आउटगोइंग होता है। अगर कोई आउटगोइंग होता है तो उसके बाद ही हम लोग सोफियान अमराबाद जैसे प्लेयर के लिए जा पाएंगे। तो अगर सोफियान अमराबाद जैसे प्लेयर के लिए हम लोग नहीं जाते हैं तो जब तक कोबी माइनू नहीं लौटता मतलब तब तक हम लोग का जो परफॉर्मेंस है उसमें हम लोग को बहुत ही हम लोग का प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि अगर कैसेमीरो अच्छा ना खेले या फिर अगर कैसेमीरो इंजर्ड हो जाए या फिर कैसेमीरो सस्पेंडेड हो जाए तो हम लोग का तो भाई बहुत ही बुरा टाइम शुरू होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे मेरा दूसरे वाले वीडियो में जहां पे बात करेंगे कि व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम गेम वीक 1 इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो उस वीडियो के साथ मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास। जो लोग चैनल में नए हैं, अगर उन लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, फुटबॉल को लेकर कल्चर करते हैं। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड।